हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आप सबके लिए, और वो है कि आप बिजनेस स्टडीज में 90 प्लस कैसे स्कोर करें। हर बच्चा जो पढ़ता है चाहता है कि वो अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर करे, बट दिक्कत ये आती है कि मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। मतलब वो होता है ना, मैंने पढ़ा आगे, मतलब अच्छे से याद किया, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जैसे गए पहले का पेज भूल गए, अब वापस सेकेंड पेज हो गया तो दोनों भूल गए जब थर्ड पेज पे चले गए, है ना। तो बहुत बार ये चीजें आती है यार, बच्चा पढ़ता बहुत है, मेहनत बहुत करता है, बट फिर भी मेहनत हमारे रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स में दिखती नहीं है। तो आज हम ये सारे टिप्स को यहाँ पे कवर करेंगे कि कैसे इसको याद रखना है, कैसे अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, या कौन से टिप्स को आप फॉलो कर सकते हो जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली चीज, जो भी आप मार्क्स के बारे में बात करो तो देखिए, मेरा तो एम होता है कि हर एक बच्चा परफेक्ट 100 यहाँ पे बिजनेस स्टडीज में ला सके, राइट। तो मैं अगर परफेक्ट 100 ऑन 100 मार्क्स की बात करती हूँ कि चलो बच्चा बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, तो वो 100 मार्क्स डिजर्व करता है। और ये 100 मार्क्स अगर आपको स्कोर करने हैं, कैसे आप ये 100 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, कुछ छोटे छोटे इसमें पॉइंट्स है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कौन से वो पॉइंट्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो होती है वो है कि आपके जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर होने चाहिए, राइट। तो हम जो भी पढ़ते हैं कंसेप्चुअली हमें वो समझ में आना चाहिए। देखिए, सिर्फ रट्टा मारने से या लर्न करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप जब रट्टा मारते हो, ठीक है, आपने उसको एक बार लिख दिया, फिर आपको वो जिंदगी में कभी याद नहीं रहना। उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी पढ़ा उसको याद रखना। जैसे मैं यहाँ पे आपकी एक प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में भी कहते हैं कि मैम हम पढ़ते तो है बट जैसे आगे का पढ़ते हैं पिछला वाला भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या करें, तो ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस और रिविजन, ठीक है, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट, राइट। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है काफी डिटेल में होता है, राइट। तो इतने सारे कंसेप्ट को याद रखना है, इतने सारे कंसेप्ट को मेमोराइज करना है, उनको प्रॉपरली आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, उनको प्रॉपरली आपको लिखना है विद एग्जाम्पल्स। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तभी आप इसको सही तरीके से कर पाओगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका पेपर प्रेजेंटेशन। देखिए, आप कितने भी अच्छे से चीजों को लर्न कर लो, भले आपको आता होगा, भले आपको कंसेप्ट पता होगा, बट ये जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी चीजें आपको आती है, अगर आप उसको पेपर में पुट ऑन नहीं कर पाए तो ऐसे होता है ना, दिमाग में जो चीजें है उसके मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स किस पे मिलते हैं? पेपर पे। तो यही सारी चीजों को पेपर में डालना जरूरी है, बट जो भी है या दिमाग में पेपर में डाल दिया, नहीं। पेपर्स हम जब लिखते हैं, आंसर शीट जब हम लिखते हैं, प्रॉपर प्लान तरीके से लिखनी चाहिए। ये समझकर लिखनी चाहिए कि भाई क्या लिखने से हमें मैक्सिमम मार्क्स इस क्वेश्चन में मिल सकते हैं और कैसे हम पेपर को समय से पूरा करें। और इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम आज का जो सेशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंसेप्ट क्लैरिटी की। अब देखिए, यहाँ पे मैं अगर कंसेप्ट क्लैरिटी की बात करती हूँ तो आप कहोगे मैम इतने सारे कंसेप्ट्स है, राइट। जैसे मैं अगर बिजनेस स्टडीज की ही बात ले लूँ तो इसमें आप कंसेप्ट्स की बात करो तो इसमें आप बिजनेस पढ़ते हो, ठीक है, देन आप इसमें मैनेजमेंट पढ़ते हो, राइट, देन आप इसमें मार्केटिंग भी पढ़ते हो, इसके बाद जो है आप इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो, ठीक है। तो देखा जाए तो ऑल इन ऑल, मतलब ये तो बस कुछ ही टॉपिक्स मैंने लिखे एक्सेट्रा इसीलिए लिख रही हूँ, देखा जाए तो ऑल इन ऑल बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपको इसमें पढ़ने होते हैं। बट देन होता क्या है कि कुछ चीजें तो आसान होती है, चलो इजीली समझ जाते हैं, राइट, बट कुछ जो टर्म्स होते हैं, टेक्निकलिटी होती है, अभी हर एक बच्चा हर एक चीज समझ पाए जरूरी नहीं है, और ये हम समझते हैं। तो कुछ चीजें जब टेक्निकलिटी में आ जाती है तो इनको समझना बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इसको कैसे करें? तो सबसे पहली चीज, कभी भी कोई भी कंसेप्ट को पढ़ो, ठीक है, कभी भी कोई भी कंसेप्ट को पढ़ो तो पहली चीज हमेशा आप कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी जैसे हम पढ़ाते होते हैं, हम लेक्चर ले रहे होते हैं, ठीक है, तो बच्चे हैं सामने, हम बोलेंगे समझ में आया तो सारे ऐसे यस 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 धड़ाधड़। अभी एक बच्चा जिसको समझ में नहीं आया,
वो नो बोलने से ना कतराता है, उसको लगता है यार सबको समझ में आया, मुझे समझ में नहीं आया, मैं बोल दूंगा या बोल दूंगी ना तो ऐसा शर्म सी आ जाती है कि यार मैं कैसे बोलूं, मुझे नहीं समझा, लोगों को लगेगा ये तो बुद्धू है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है जितने बच्चों ने यस कहा हो उसमें से भी कई ऐसे लोग हैं जिसको एक्चुअल में समझ में ना आया हो, और आपने अगर पूछ लिया तो ये सारे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैं नहीं कहती हूँ कि आप दूसरे बच्चों के लिए पूछो, लेकिन मेरा ये कहना है कि कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता, आप 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार पूछो। तभी तो हम हमारे बैच में डाउट सॉल्विंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हर बच्चा हर कंसेप्ट को पहली बार में एक ही बार में समझ जाए ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो कंसेप्ट्स को क्लियर रखना, हो सकता है कि आज से 2 साल बाद अगर मैं आपको पूछूं कि बेटा बिजनेस का डेफिनेशन क्या है, या बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या कौन से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है मुझे बताओ, तो हो सकता है आपको पॉइंट्स याद ना हो। बट अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, आप बिजनेस को समझते हो, आप मैनेजमेंट को समझते हो, अगर आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हो, बेटा ये जरूरी है। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आप अगर सोचोगे कि मैं रट्टा मारकर जाऊंगा, मैं पॉइंट्स को लर्न करके बाय हार्ट करके जाऊंगा, कितने, हाउ मेनी क्वेश्चंस, एक एक चैप्टर में 20-25 क्वेश्चंस है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करो बाय द नंबर ऑफ चैप्टर्स, बेटा इतने क्वेश्चंस और उसके पॉइंट्स को रट्टा मारना आसान नहीं है, और ये करना भी नहीं चाहिए। तो कंसेप्ट्स को हमेशा क्लियर रखो। अगर आपको नहीं समझ में आया, आपको अगर ये नहीं समझ में आया, तो ऑलवेज गेट्स योर डाउट्स क्लियर्ड। ठीक है, ऑलवेज गेट योर डाउट्स क्लियर्ड। हमेशा अपने डाउट्स को क्लियर करवा के लो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार पूछो, बट इनको क्लियर करवा के लो। तभी ये कंसेप्ट्स आपको एंड तक याद रहेंगे, और आपको जो समझ में आया है आप उसको प्रॉपरली पेपर में लिख पाओगे, अपने एग्जाम में यूज कर पाओगे, राइट। तो कंसेप्ट क्लैरिटी बेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब तो चलो आपने कंसेप्ट्स को मान के चलो क्लियर कर लिया, ठीक है, लेकिन अब दूसरी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मतलब ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे ये बोलते हैं कि मैम समझ में तो आ जाता है, लेकिन होता क्या है ना कि हम इसको याद नहीं कर पाते, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट भी पढ़ रहे, वो सब्जेक्ट भी पढ़ रहे, स्कूल भी जा रहे हैं, क्लास भी जा रहे हैं, राइट। तो एक तरीके से वो खिचड़ी हो जाती है, बोलते हैं ना हर चीज मिला दो खिचड़ी बन गई, ठीक है। तो ये जो है ना मेमोराइजिंग, कैसे इसको याद रखे। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है मेमोराइजिंग के लिए कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे बहुत बार होता है कि आप मुझे कुछ कह रहे हो, या हम लेक्चर में बैठे हैं तो हम सुन तो रहे हैं, मतलब टीचर कुछ कह रही है, कुछ पढ़ा रही है, हम सुन तो रहे हैं, बट इन द बैक ऑफ अवर माइंड, मतलब कहीं ना हम खोए हुए हैं कोई चीज में, राइट। बहुत बार पढ़ते वक्त हम टीवी देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं और बाजू में मम्मी फोन पे बात कर रही है, तो हमारा आधा ध्यान वहां पे है, या हमारी छोटी बहन क्या कर रही है, वो क्या खा रही है, कौन से बच्चे खेल रहे हैं, फोन में टिंग तो ध्यान उधर जाता है, मैसेज आया किसका है, क्या बोल रहा है, क्या बोलूं, राइट। तो ये चीजें होती है। अब इससे क्या होता है, हम 100% फोकस कोई चीज पे कर नहीं पाते, ना अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, ना अच्छे से मजे कर पा रहे हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, राइट। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहती आपको कि आप दिन का 6 घंटा पढ़ो, आप दिन का 1 घंटा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी कैपेसिटी उतनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो 1 घंटा 60 मिनट का पूरा कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन से फोकस करके कोई भी चीज करोगे ना तो बहुत जल्दी याद रह जाता है, राइट। सेकेंड चीज, अगर आप चीजों को याद नहीं रख पाते, मतलब ये चीज तो मैं खुद करती थी, जब भी हम पढ़ते हैं, अभी जब भी हम हायर डिग्रीज पे और जाते हैं तो हमारा जो सिलेबस है और बढ़ते जाएगा, हमारा जो डिफिकल्टी है और बढ़ते जाएगा, लेकिन जिंदगी में इसको देखकर हम तो रुक तो नहीं सकते। अभी हम 11th में हैं या 12th में हैं, आगे जाके और पढ़ाई करेंगे, राइट। तो ऐसे टाइम पे मैं जनरली, मतलब ये टिप मुझे बहुत हेल्प करती थी, मैं जनरली क्या करती थी, मैं लिख कर पढ़ती थी, राइट। तो मैं कोई भी चीज को पढ़ रही हूं ना तो ऑलवेज यूज टू राइट।
अब आप बोलोगे मैम पूरी टेक्स्ट बुक नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेट अस से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रही हूँ फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, राइट। तो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखती थी, पहले मैं टेक्स्ट बुक खोलूंगी, मेरे हाथ में हमेशा एक पेंसिल होगी, राइट, और उसमें जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या वर्ड्स लगेंगे मैं उनको अंडरलाइन करते जाऊंगी, राइट। एक बार पढ़ूंगी, दूसरी बार पढ़ूंगी, तीसरी बार पढ़ूंगी, जब मुझे लगता है अरे ये आंसर मुझे थोड़ा सा याद रह गया है, राइट, फिर मैं एक नोटबुक लूंगी, उसमें क्वेश्चन लिखूंगी। अब देखिए क्वेश्चन लिखना भी बहुत जरूरी है, बहुत लोग मुझे पूछते थे यार क्वेश्चन क्यों लिख रही है, तू तो ऐसे प्रैक्टिस कर रही है ना, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है एग्जाम में कि हमें आंसर याद है बट इस क्वेश्चन का आंसर था ना ये याद नहीं रहता। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसे हुआ है जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरे साथ भी एक आध बार ऐसे हो गया था कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, बट एग्जाम पेपर के बाद वो एक आदत होती है ना कि डिस्कस करेंगे पेपर, राइट। तो जब डिस्कस कर रहे थे तो मेरे एक दोस्त ने कहा अरे ये वही आंसर है, सुबह सुबह तो तेरे को बताया था। तो उससे बोला पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे मुझे याद थे, सारे मैंने धड़ 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 बोल दिए, लेकिन हुआ क्या, आंसर पढ़ने में इतना फोकस कर दिया, इतना ध्यान दे दिया कि क्वेश्चन ही याद नहीं रहा। तो इसीलिए जब भी मैं नोट्स बनाती हूँ, जब भी मैं लिखती हूँ, ठीक है, आज भी अगर मैं नोट्स बनाती हूँ, मैं लिखती हूँ, तो लिखकर जब भी पढ़ रही हूँ तो मैं क्वेश्चन हमेशा लिखूंगी, राइट। तो लिखना जरूरी है। सिर्फ मैं नहीं कहती कि आप भी यही काम करो, बट ये जो चीजें हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिससे मुझे मदद मिली है, मैंने जिन बच्चों को कहा है, काफी बच्चों को मदद मिली है, यही मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, राइट। तो लिखना जरूरी है। आप जब लिखते हो, साइकोलॉजिकली भी ये चीज प्रूवन है कि जब भी हम कोई चीज को लिखते हैं तो वो ज्यादा याद रहता है, हम उसको ज्यादा इजीली उसको मेमोराइज कर पाते हैं। पूरी टेक्स्ट बुक तो नहीं लिख सकते, मुझे भी पता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा करिए, डायग्राम्स को ड्रॉ करा करिए, अगर फॉर्मूलाज है तो फॉर्मूलाज की एक शीट बनाया करिए, राइट। तो बिजनेस स्टडीज में आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन और उसके हेड पॉइंट्स जो है आप उसको लिख सकते हो। तो राइट एंड लर्न, लिखते टाइम आप पढ़ते जाओ या पढ़ने के बाद उसको लिखो, सो दैट वो आपको ज्यादा इजीली याद रहे, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो मैं आपको कहूंगी, जो अगेन एक ऐसी चीज है हर एक टीचर आपको कहेगा यहाँ पे, ऑलवेज मेक योर ओन नोट्स। ये जो नोट्स होते हैं हमेशा आप खुद के बनाइए। हम आपको नोट्स देते हैं, हम आपको हर लेक्चर के बाद नोट्स देते हैं, स्कूल में हमारी टीचर्स हमें नोट्स देती है, लेकिन जब तक हम खुद की नोट्स नहीं बनाते ये चीज काम नहीं करती। क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, ठीक है, तो मैं उस तरीके से दे रही हूँ कि शायद बच्चे को ऐसे समझ में आएगा, लेकिन हर बच्चा ना एक तरीके का नहीं होता है। कुछ बच्चे को कम पॉइंट्स चाहिए होते हैं, कुछ बच्चों को पूरा डिटेल में चाहिए होता है, कुछ बच्चों को सिर्फ हेड पॉइंट्स चाहिए होते हैं, कुछ बच्चों को एग्जाम्पल्स भी लिख के चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम जब खुद के नोट्स बनाते हैं, खुद के तरीके से बनाते हैं। अब ये नोट्स बनाते वक्त मैं और एक चीज इसमें करती थी, जब भी मैं नोट्स बना रही हूँ, ठीक है, और ये नोट्स में मान के चलो कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आ गया, ठीक है, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आ गया या कोई भी जार्गन टेक्निकल टर्म आ गया जिसका मतलब आपको याद नहीं रहता। अब देखिए जरूरी नहीं है कि एग्जाम में मैं जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वही लिखूं। आप अगर उसको अपने वर्ड्स में लिखते हो और वो सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए, जार्गन्स आ गए जिनको आप याद नहीं रख सकते, तो यही डिफिकल्ट वर्ड्स को आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे इन योर ओन लैंग्वेज। आप इसको क्या करोगे, अपनी भाषा में जो आपको समझ में आती है या जो आपको इजी वे में याद रहता है, आप इसको कन्वर्ट करोगे, सो दैट वो वर्ड का आपको मतलब भी याद रहे और आप उसको एग्जाम में आसानी से लिख भी सको, राइट। तो नोट्स बनाना भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा सेल्फ टेस्ट करो। हमेशा क्या करो, तो हमेशा यहाँ पे आप सेल्फ टेस्ट करो,
अब सेल्फ टेस्ट कैसे होता है मैम? देखिए बहुत तरीके होते हैं जो आपको पसंद है। एक तो होता है कि आप है ना जब भी पढ़ लेते हो, ठीक है, जैसे मैंने आज एक टॉपिक किया या आज मैंने एक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म किया, अब मुझे तो लगता है कि चलो मुझे समझ में आया, मुझे याद है, बट अगर उसको टेस्ट करना है कि भाई कितना याद है नहीं है, तो किसी को बोल दो आपकी ओरल्स ले ले। हो सकता है वो आपका कोई छोटा भाई बहन हो, कोई छोटा दोस्त हो, कोई भी हो सकता है, राइट। और ये भी अगर नहीं होता, अब देखिए बहुत लोग जो है कॉन्शियस हो जाता है कि अरे आंसर नहीं बोल पाए तो हमारा ना टाई टाई फिश हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लगता है, हो जाते हैं लोग नर्वस और कॉन्शियस ये चीज पे। तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि ओरल्स दो, बट हम दे नहीं पाते। तो इसके लिए भी बहुत ही सिंपल टिप है, क्वेश्चन को आप जब पढ़ते हो, पढ़ने के बाद क्वेश्चन लिखो, बुक बंद करो और आंसर खुद लिखने की कोशिश करो, राइट। इसमें लेकिन चीटिंग नहीं करना, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करना, क्योंकि ये सेल्फ टेस्ट है। ये खुद आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि जो आपने पढ़ा है आपको कितना याद रह रहा है। नहीं रह रहा है तो स्ट्रेस नहीं लेना है। ये आपने टेस्ट क्यों लिया? क्योंकि आज मुझे अगर पता है कि चलो ये चीज मुझे याद नहीं है, तो मैं उसको दोबारा पढ़ूंगी और मेहनत करूंगी और प्रैक्टिस करूंगी, कोई नया तरीका अपनाऊंगी। एग्जाम में जाके पता चला तो बेटा क्या ऑप्शन रह जाएगा, है ना। तो बहुत जरूरी है कि आप खुद को टेस्ट करो कि भाई मैंने ये पढ़ा, बट क्या मुझे ये याद है या नहीं। अगर नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको उसको और प्रैक्टिस करना है और उसको आगे आपको रिवाइज करना है। नए तरीके भी आप यहाँ पे अपना सकते हो, राइट। तो अगेन लर्निंग एंड मेमोराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्लियर करने के बाद उन कंसेप्ट्स को पढ़ो, उनके क्वेश्चंस को आप पढ़ो और उसको रिवाइज करो, अपने नोट्स बनाओ। सेल्फ टेस्ट हमेशा लो कि भाई मुझे कितना याद है, ठीक है। चलिए इसके बाद लर्निंग एंड मेमोराइजिंग के बाद नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे हम जाते हैं, जो कि है प्रैक्टिस और रिविजन। अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा था, वो एक फेमस कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट, राइट। तो प्रैक्टिस बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइक आई सेड, अगर मैं आपका सिलेबस लेती हूँ, ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है बहुत ही लेंदी है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है बहुत ही ज्यादा क्या है, तो लेंदी है। तो ये लेंदी सिलेबस है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको बार बार प्रैक्टिस और रिवाइज करना है, राइट। तो रिवीजन की अगर बात करो तो देखो ज्यादातर बच्चे अगर क्या करते हैं कि रिवाइज करना है, ठीक है, पहले पढ़ के तो खत्म करते हैं, जब एग्जाम आता है ना तब इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। अगेन बताइएगा कितने बच्चों के साथ ये होता है, जब एग्जाम आता है और एक दो दिन पहले हमें लगता है चल ये तो हो गया, जो बाकी है उसको करके रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने बैठे तो ऐसे होता है याद ही नहीं आ रहा यार, अभी तो पढ़ा था, मतलब अभी तो मुझे बस याद ही था, बस याद है, आ नहीं रहा है। दिस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, और जब ये फ्रस्ट्रेशन आता है ना तो और स्ट्रेस आता है, क्योंकि कल तो एग्जाम है ना, और आज आपको लगा कि चल यार ऑलमोस्ट हो गया, अभी चिल मारेंगे और रिवाइज करने गए और अचानक से कुछ याद नहीं आ रहा, तो स्ट्रेस। फिर कोशिश करेंगे कि कम समय में सारी चीजें हम करें, फिर एग्जाम में स्ट्रेस कि ये रह गया, ये रिवाइज नहीं किया, ये प्रैक्टिस करना था, मतलब एग्जाम के एंड तक ना हमारा कंप्लीट होता ही नहीं कुछ। और फिर क्या होता है, एग्जाम में भी हम चीजें भूलते हैं। अगेन ये नहीं होना चाहिए, और इसीलिए रिवीजन के लिए अंत तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा सजेशन दूंगी, हर दिन आप जो भी पढ़ो, चाहे कितने भी घंटे पढ़ो, उसका एक 1/4 टाइम है ना रिवीजन के लिए रखना। 1/4 से कम रखो, कम टाइम में कर पाओ तो भी दिक्कत नहीं है, बट सोने से पहले एवरी डे, चाहे आपने एक आंसर क्यों ना पढ़ा हो, आप उसको रिवाइज करके सोइएगा। इससे क्या होता है, नींद में ना हमारा ब्रेन उसी चीज को प्रोसेस करता है, और जब वो उसको प्रोसेस करता है वो उसको ज्यादा मेमोराइज कर पाता है, और नेक्स्ट दिन आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से याद रहती है। इसीलिए बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे कई दोस्त होते हैं जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो रात रात तक पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ये गलत है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि नींद भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है।
ठीक है, बॉडी को रेस्ट देना, ब्रेन को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी भी एक कैपेसिटी होती है। बट सोने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करना, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी की पूरी बुक पढ़ो, चाहे आपने जो भी पढ़ा, सोने से पहले एक 20 मिनट से 30 मिनट उसको रिवाइज करोगे, याद रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा, ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा ज़रूर क्या ये चीज़ आपके लिए काम कर रही है या नहीं। ठीक है, चलिए, अब सिलेबस लेंदी है, रिवाइज की हमने बात की, लेकिन रिवीजन के साथ और एक चीज जो मैंने यहाँ पे बताई है वो है यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस, राइट। अब प्रैक्टिस की बात करें, मैम क्या प्रैक्टिस करेंगे बिजनेस स्टडीज में, इसमें थोड़ी ना न्यूमेरिकल्स है, एक आधा है, राइट। क्या प्रैक्टिस करेंगे? देखिए, मैंने तो पढ़ सब लिया, बट सिर्फ पढ़ने से क्या होता है? क्या मैं उसको लिख पा रही हूं? क्योंकि हम जब काफी बार लेक्चर्स अटेंड करते हैं या पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ रहे, हिंदी में समझ रहे हैं, लेकिन एग्जाम अगर हम दे रहे हैं और हमें उसमें इंग्लिश में लिखना है या कोई और लैंग्वेज जो आपने ऑप्ट करी है उसमें लिखना है, तब क्या? याद है बट लिखना कैसे है ना, ये नहीं पता चलता। अगेन ये दिक्कत आती है कि मुझे पता है ये कंसेप्ट, मुझे पता है ये आंसर, बट उसको लिखना कैसे है ना, उसमें बहुत टाइम चले जाता है और फिर हम बहुत सोच के लिखते हैं और उसमें टाइम ज्यादा जाने की वजह से काफी बार पेपर इनकम्प्लीट रह जाता है कि नहीं, राइट। तो देखिए, ये चीज अगर नहीं होनी चाहिए, तो आपने पढ़ लिया ना, ठीक है, अभी आपने मान के चलो लेटर से कि आपने यहाँ पे चैप्टर 1 पढ़ा, ठीक है, आपने यहाँ पे चैप्टर 1 पढ़ा। अब चैप्टर 1 के पीछे उसके क्वेश्चंस होंगे। अगेन मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उठाओ जो आपको लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले के पेपर्स में आया है या हमें कहा गया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन लिया, राइट। अब सबसे पहले टाइमर देखो, अभी स्टॉप वॉच की जरूरत नहीं है, इतनी टेक्निकलिटी नहीं चाहिए उसमें, बट एक घड़ी आपने देख ली कि भाई मैंने 10:10 पे शुरुआत करी, आंसर लिखो, ठीक है। जब आंसर खत्म होता है, आपको लगता है चलो ये सैटिस्फैक्टरी आंसर है, मुझे इतना ही एग्जाम में क्वेश्चन आए तो लिखना है, ठीक है, घड़ी को करो स्टॉप और देखो कि कितने मिनट लगे आपको ये आंसर लिखने में। अगर ये बहुत ज्यादा टाइम लग गया, इसका मतलब ये है कि आपने लिखते वक्त आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ा, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या लिखूं, राइट। इसको एवरी टाइम इंप्रूव करो। ट्राई टू राइट द क्वेश्चन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर, मतलब मैंने एक चैप्टर पढ़ा, ट्राई किया, फिर और एक क्वेश्चन लिया, क्या उसमें कम समय लगा, फिर और एक बार लिखा, क्या उसमें कम समय लगा। क्योंकि देखिए, आता कितना भी हो, बट एग्जाम में अगर मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाती तो बेटा 90 एंड अबाउ 100 ये मार्क्स मिलना बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये प्रैक्टिस करो, आप लिखने की उतनी ही प्रैक्टिस करो जितनी मेहनत से आप इसको पढ़ रहे हो, क्योंकि पढ़ने के बाद एग्जाम में इसको लिख पाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस करो, लिखो, राइट, टाइम नोट डाउन करो, हमेशा उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। देखो, सेल्फ इंप्रूवमेंट ना सबसे बेस्ट तरीका होता है आगे जाने का जिंदगी में, क्योंकि पता नहीं दुनिया को क्या पता है आपके बारे में, वो आपके बारे में क्या जानती है, वो तो बस सबको कंपेयर करेगी, बट हमें किससे कंपेयर करना है? खुद से। हम किसी और के साथ रेस में नहीं दौड़ रहे हैं, हम खुद के साथ दौड़ रहे हैं। हमें खुद से कंपेयर करना है, हमें खुद से बेहतर बनना है हर दिन हर घंटे। और जिस दिन हमने ये कर लिया ना, जिंदगी में बहुत ऊंचाई पे जाओगे, बहुत ऊंचाई पे। मुझे नहीं पता कि हम क्या बनना चाहते हैं, हो सकता है कि कोई बच्चा सीए करना चाह रहा हो, कोई बिजनेस करना चाह रहा हो, कोई बीकॉम ऑनर्स करना, कोई सीएस, कोई एमबीए, मुझे नहीं पता, बट जो भी करना चाह रहे हो, ये सोचो कि मुझे हर दिन अपने आप से बेहतर कैसे बनना है, और ये करके देखो। आपको जिंदगी में जो चाहिए पाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि इवन आपका लास्ट पॉइंट है, और वो है पेपर प्रेजेंटेशन। हम जब एग्जाम में जाते हैं, हमें एक ऐसी आंसर शीट यहां पे मिल जाती है, ठीक है।
अब ये आंसर शीट ही कहीं ना कहीं आपके मार्क्स डिसाइड करती है, क्योंकि हमें जब मार्क्स देता है कोई टीचर तो उसको नहीं पता कि उसके पीछे कितनी भोली सूरत है, ठीक है, वो भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, ये चीज नहीं पता, ठीक है। तो कोई आपके ऊपर दया नहीं खाने वाला है और आपको मार्क्स कोई नहीं देने वाला है, तो ये आंसर शीट ही सब कुछ है। तो भाई इसको सही तरीके से लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एंड में आपने कितनी मेहनत की, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये किसी को नहीं पता, इसमें क्या लिखा बस ये पता है। सो यहाँ पे जब मैं आंसर शीट की बात करती हूँ, सबसे पहले अगर पेपर प्रेजेंटेशन की बात करें, ये पेपर प्रेजेंटेशन में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप बोलोगे मैम आपकी हैंडराइटिंग कौन सी एकदम तोप है, देखिए बात सही है, बट मैं यहाँ पे आपको नहीं बोल रही हूँ कि एकदम ऐसे कैलीग्राफी स्टाइल में एकदम हैंडराइटिंग में लिखो, नहीं, बट एटलीस्ट रीडेबल हो, सामने वाला व्यक्ति आसानी से पढ़ पाए कि आपने क्या लिखा है। सो नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग का मतलब होता है रीडेबल होना, कि इंसान अच्छे से समझ पाए। बहुत बार ऐसे होता है मेरे साथ, जब मैं पेपर्स वगैरह करेक्ट करती थी, लिखा बच्चे ने बहुत है, बट क्या लिखा है ना, कौन सी भाषा में, समझने में आती है बड़ी दिक्कत। और जब मैं समझ ही नहीं पा रही हूं कि बच्चे ने क्या लिखा है, मैं मार्क्स कैसे दूं, कैसे। तो नीट एंड क्लीन रीडेबल हैंडराइटिंग होना बेटा बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है, राइट। रीडेबल हैंडराइटिंग के बाद अब देखिए हम यहाँ पे अगर आंसर्स लिख रहे हैं, ठीक है, हम अगर यहाँ पे आंसर्स लिख रहे हैं, कुछ चीजें आंसर्स लिखते वक्त भी ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट नोट लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट नोट को लिख रही हूँ, तो शॉर्ट नोट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक आप इसको लिख दो पैराग्राफ फॉर्म में, ठीक है, और दूसरा आप इसको लिख सकते हो बुलेट पॉइंट्स में। अब कौन सा सही है देखा जाए तो दोनों, बट कौन सा आपको बेटर मार्क्स देने के चांसेस बढ़ा देता है, ये, क्योंकि जब हम बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं, हर एक पॉइंट में हम उस आंसर को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो जब टीचर मार्क्स भी देता है ना, तो वो देखता है कि चलो हर एक पॉइंट सही है। हम पैराग्राफ में लिखते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है घुमा फिरा के वही चीज लिखे जा रहे, राइट। तो कोशिश करो कि आप हमेशा आपके आंसर्स को बुलेट पॉइंट्स में लिखो। बुलेट पॉइंट्स के साथ साथ दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि चलो आंसर्स तो हमने लिख लिया, ठीक है, तो आंसर्स में पहली चीज हमें क्या याद रखनी है कि आंसर्स जो है हमेशा हमारे कैसे होने चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में होने चाहिए, राइट। एंड दूसरी चीज हमेशा टू द पॉइंट लिखो। एक क्या होता है मालूम है, हमें जब चीजें नहीं आती ना, आपने ये किया होगा, ठीक है, आई एम वेरी श्योर, अब मैं इसमें पूछूंगी नहीं हाँ या ना, हर बच्चा ये करता है, ठीक है। जब क्वेश्चन नहीं आ रहा होता ना तो अटेम्प्ट तो करना है ना, अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, तो अटेम्प्ट तो करना है। तो बच्चे क्या करता है पता है, एक ही चीज जो उसको पता है उसको घुमा 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 के वही चीज लिखता है। अब आपको लगता है आपके टीचर्स आंसर शीट पढ़ते नहीं है, बट ऐसा नहीं है, राइट, ऐसा नहीं है, हर टीचर ऐसा नहीं होता है और ज्यादातर टीचर्स ऐसे नहीं होते। आंसर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्क्स दे रहे हो आप बच्चों को, वो बच्चों का फ्यूचर आगे ले जाता है, उनका करियर डिसाइड करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक टीचर की जिम्मेदारी होती है, राइट। तो घुमा फिरा के लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पूछा है, अगर देखिए ये भी चीज यहाँ पे होती है, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन है आंसर in 1 or 2 sentence each, ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक बढ़िया सा कंसेप्ट पूछा है, ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन कि इसको मैं बहुत अच्छे से तैयार करके गई हूँ, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गई हूँ, ठीक है, तो एकदम से दिल खुश हो जाता है, ये क्वेश्चन क्या बात है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक है, 1 और 2 सेंटेंस बोला है, ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा और आंसर पूरा 3/4 पेज भर दिया, क्यों, क्योंकि मेरे को आता था मैडम,
ये गलत है। जितना पूछा गया उतना आपको लिखना चाहिए, तभी तो ये क्वेश्चन आपको देते हैं कि आपको इसको कैसे लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, 1 और 2 सेंटेंस लिखना है, ब्रीफ लिखना है, मल्टीपल चॉइस या ट्रू और फॉल्स सिर्फ कहना है, राइट। तो क्वेश्चन रीड तो करो, और यहाँ पे इतना टाइम डाल दिया, आगे ब्रीफ है, आप उसका क्या करोगे? अरे मैडम हम तो वो भी लिख लेंगे, तो पेपर चेक कैसे करोगे? मिस्टेक्स ढूंढ के उसको करेक्ट कैसे करोगे? छोटी छोटी मार्क्स में आपका आधा मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क करके आपके 10 मार्क चले जाएंगे, और फिर वो 90+ का स्कोर है जाएगा बस एक सपना। तो ऐसे नहीं करना है। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, अपनी तैयारी करिए, वेरी गुड। लेकिन अगर एग्जाम में 1 और 2 सेंटेंस पूछा है, प्लीज उतना ही लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, घुमा फिरा के इसको ना लिखे, राइट। और जरूरत से ज्यादा भी बिल्कुल इसको ना लिखे। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, हमेशा कोशिश करें कि आप अपने आंसर्स को एग्जाम्पल्स के साथ सपोर्ट करें, क्योंकि एग्जाम्पल्स कोई भी टॉपिक को बेहतर समझने में मदद करता है। देखिए, मैं तो हमेशा बच्चों को क्या कहती हूँ पता है, कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जब भी हम पढ़ाई करते हैं और जब भी हम कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, तो आपकी आंसर शीट ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को अगर कुछ भी नहीं आता, वो उस आंसर को पढ़ के उसको समझ जाए। अगर ये कर लिया ना, बेस्ट आपकी आंसर शीट है कि भाई मैंने इसको पढ़ा और मुझे पूरा समझ में आया कि ये कंसेप्ट क्या है, मुझे कुछ उसके पहले नहीं आता था। तो एग्जाम्पल्स देना जरूरी है। एग्जाम्पल के साथ अगर और एक चीज कर पाए, देखिए ये जो है ये बोनस पॉइंट है, यही आपको 90+ से परफेक्ट 100 तक ले जाती है। क्या बोनस पॉइंट है? तो कभी भी कोई भी आंसर लिखो, राइट। और अगर हो सकता है कि आप यहाँ पे डायग्राम्स है, या तो मान के चलो यहाँ पे आपका कोई फ्लो चार्ट है, ठीक है, या ट्री डायग्राम है, अगर आप ड्रॉ कर सकते हो करो, यही बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन बनाता है। और इसीलिए जब आप हमारे पीपीटीज में भी देखते हो, हम इसको काफी फ्लो चार्ट्स और प्रेजेंटेशंस में हम इसको डालते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन ये एक प्रॉपर तरीका होता है, राइट। तो बेटा पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा राइट क्वेश्चन नंबर लिखना। अब मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन 2 का आंसर, लिख दिया क्वेश्चन 3 गलत है, तो राइट क्वेश्चन नंबर लिखना, राइट। कोई भी आंसर को सही तरीके से अटेम्प्ट करना। अब अगेन यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मान के चलो हम यहाँ पे क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कोई ब्रीफ। क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं? तो हम यहाँ पे कोई एक ब्रीफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये है मेरा क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे मैं उसका आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले या तो मैं उसका डेफिनेशन लिखूंगी, राइट, या तो उसका मीनिंग लिखूंगी, या तो मैं लिखूंगी उसका इंट्रोडक्शन, राइट। इसके बाद आते हैं, एक लाइन छोड़ोगे, इसके बाद इसके मेन पॉइंट्स लिखोगे, राइट। जितने भी आपके मेन पॉइंट्स है आप उसको लिखोगे। उसके बाद एग्जाम्पल्स दे सकते हो 2। अंत में यहां पे उसका कंक्लूजन लिखना भी जरूरी है। तो एक राइट फॉर्मेट है। शॉर्ट नोट से बुलेट पॉइंट है, आप फिल इन द ब्लैंक्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो जो ब्लैंक है उसको अंडरलाइन करना। ब्रीफ पॉइंट लिखा, ठीक है, तो ये मेरा मेन पॉइंट है, तो मेन पॉइंट को मैंने क्या किया, अंडरलाइन किया, और बाकी का जो अंदर का कंटेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये फॉर्मेट्स को फॉलो करो, और इसके लिए प्रैक्टिस जितने करोगे ना, जितने आप आंसर्स लिखोगे, जितना आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करोगे, ये आपको मदद करेगा यहाँ पे पहुंचने। और 11 के बच्चे होंगे तो उनको लगता होगा अरे मैम ये तो मतलब 12th के लिए बच्चों के लिए ये वीडियो है। देखिए, जितनी आप जल्दी शुरुआत करते हो ना, एक उतना समय ज्यादा मिलता है, दूसरा कोई भी चीज आदत बनने में समय लगता है। तो अगर आप इसको 11th में शुरू कर सकते हो, प्लीज करो, प्लीज करो। और अंत में मैं हमेशा यहाँ पे थैंक यू ही कहती हूँ, राइट। बट आज अंत में थैंक यू नहीं कहना चाहूंगी, कुछ और कहना चाहूंगी, जरूर सुनकर जाइएगा। देखिए, मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, बट सिर्फ मार्क्स से जिंदगी बनती है, ये अगर आप सोच रहे हो तो माफी चाहती हूँ, कहते हुए आप गलत सोच रहे हो।
मार्क्स जरूरी है, हो सकता है वो आपको आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन दे पाए, हो सकता है, बट अगर मार्क्स कम भी है ना बेटा, जिंदगी में हार गए ये नहीं है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें तो आपको मदद करेगी ही मार्क्स लाने में, जरूर करेगी। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है, करके देखिएगा, मैं कहती हूँ आपको करेगी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। बट इसके अलावा एक और चीज जो हमेशा कभी आपको नाराज नहीं करेगी, वो है बड़ों का आशीर्वाद। माँ बाप, आपके टीचर्स, आपके गार्डियंस, आपके बड़े, सबका आशीर्वाद। और इसीलिए जब हम एग्जाम में जाते हैं, कोई अगर हमें कहता है ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छा करोगे, मन में एक अलग सुकून मिलता है। तो ये चीज में भी बिल्कुल कमी मत रखिएगा, बिल्कुल ना रखिएगा, ठीक है। ऐसे और वीडियोस के साथ दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके अलावा कोई और दिक्कत अगर आप फेस करते हो, कुछ मेजर पॉइंट्स जो मैंने कमेंट्स में देखे थे उसको तो मैंने कवर करने की कोशिश की है, बट इसके अलावा भी कोई और दिक्कत आपको आती है मार्क्स स्कोर करने में तो जरूर बताइएगा, इसको भी हम लेकर आएंगे। आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन हम लाने की कोशिश करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। टिल देन बाय बाय।